Hello students, you are most welcome to my chemistry class and this is my new channel Chemistry My Dream. ओके तो फिर हम बढ़ते हैं आपको चैप्टर 1 में जो सॉल्यूशन है उसको कंटिन्यूड रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, देन एजियोट्रॉप्स, देन लिटिल बिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में जो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर में मैं उसको रिकैप कर दूं। वो जो था आपका रॉल्स लॉ हमने पढ़ाया था आपको फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। और उसके बाद था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें हमने आपको बताया था कि कंडीशन सपोर्टिंग आइडियल कंडीशंस एंड कंडीशन सपोर्टिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, है ना। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपको दिए थे, वो सारा पॉइंट्स हमने क्लियर किया था और वहां पर हमने एग्जाम्पल भी लिया था किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन याद रहे कि हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 टाइप का सॉल्यूशन लिया था, एक था सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा था सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो हमने जो वो एग्जाम्पल लिया था, आपको हमने एग्जाम्पल के जरिए ये बताया था कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इज वेदर आइडियल और नॉन आइडियल। तो इसके लिए टिप्स वही है कि अगर 2 लिक्विड कंपोनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है ना, जो नेचर है, नेचर आप जानते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पर। तो अगर दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर ऑलमोस्ट सेम है तो दोनों कंपोनेंट को अगर मिलाएंगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो आइडियल होगा। लेकिन अगर 2 कंपोनेंट्स का, 2 लिक्विड कंपोनेंट्स का अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, डिफरेंट इंटरेक्शन होता है, यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो वहां पर वो सॉल्यूशन जो होता है वो नॉन आइडियल होता है। तो नॉन आइडियल में या तो कहीं पर पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब मैंने बताया था आपको कि रिजल्टिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जब 2 लिक्विड कंपोनेंट्स को हम लोग मिलाएंगे तो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आज का जो है हमारा देखिए टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये जो हमने क्या किया है, देखिए डिफरेंट ग्राफ्स हमने प्लॉट किया है। ग्राफ किसके किसके बीच में है वो मैं आपको यहां लिख देता हूं। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में होता है। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, है ना, ये हर एक केस में होगा। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, यहां भी आप देख रहे हैं सब जगह है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। लीजिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। यहां भी लिख देते हैं वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। यहां भी लिख दीजिए वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है। सेकंड वाला जो है वो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक टाइप होता है। और ये जो है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, है ना, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये आप देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है एजियोट्रॉप्स, जो आपको हम डिटेल में बताएंगे एजियोट्रॉप्स, और उसके लिए भी हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो आपको हम ग्राफ के बारे में जानकारी देते हैं कि ये ग्राफ किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं। तो यहां देखिए हमने क्या किया है कि आपका तो 2 कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट ए और एक है कंपोनेंट बी। तो ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो ये वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हैं वो 2 कंपोनेंट को शो कर रहा है।
तो यहां देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेकर के 1 तक, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दोनों मोल फ्रैक्शन को अगर मिला देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो वो क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन वैरी करेगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग XB इक्वल टू 0 to 1 ले लिए। यहां देखिए XB इक्वल टू 1 और XA के लिए जो है लेफ्ट साइड में A मिलता है, राइट साइड में B मिलता है। तो आपको एक चीज और हम बताएंगे, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक एलिवेटेड है एक डिप्रेस्ड है, कहने का मतलब एक थोड़ा ऊंचा है एक थोड़ा नीचे है ना, ये हाइट। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगा कि जब भी हम कोई दो कंपोनेंट लेंगे लिक्विड कंपोनेंट्स, तो दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, एक का ज्यादा हो सकता है दूसरे का कम हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए एक जो है थोड़ा सा ज्यादा हाइट में होगा, एक थोड़ा सा कम हाइट में होगा, इसीलिए आपको यहाँ कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि B यहाँ पर जो है मोर वोलेटाइल देन A लिखा हुआ है। अगर कभी कभी देख लीजिए कि यहीं A होगा, यहाँ अगर B हो जाए, है ना, तो आप कहेंगे कि B इज लेस वोलेटाइल देन A, है ना। तो ये तो आपका जो है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वहां डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। देखिए ये जो यहां से ये जो शो कर रहा है P नॉट A पर जाकर के रुका हुआ है, तो ये ग्राफ जो देता है वो देता है PA इक्वल टू P नॉट A इंटू X। चलिए आइडियल सॉल्यूशन में कम से कम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो ये जो ग्राफ शो करेगा PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA के लिए होगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये किसके लिए होगा, B कंपोनेंट के लिए होगा, और ये हो जाएगा PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB होगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन में अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ जाए तो बाकी ये पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन जो होगा सॉल्यूशन का सब आराम से अपने दिमाग में आप बैठा पाएंगे। तो देखिए ये हो गया, यहां से आते आते एक सर्टेन वैल्यू पर जाएगा, और सर्टेन वैल्यू वेपर प्रेशर किसका होता है बताइए, प्योर लिक्विड का होता है, प्योर कंपोनेंट का होता है। तो यहाँ पर P नॉट A को रीच करता है। उसी तरह से ये देखिए ग्रेजुअली ये P नॉट B को रीच करता है, मतलब प्योर स्टेट में यहां पर आकर के कांस्टेंट हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो P नॉट A से लेकर के P नॉट B तक जो हम लोग मिलाते हैं वो किसका ग्राफ होता है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग PS से इंडिकेट करते हैं, और वो कब होता है जब PA प्लस PB करते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ मिला, ठीक है। अब यहां देखिए सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो ग्राफ होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन के लिए दूसरा क्या होगा निगेटिव डेविएशन के लिए। तो हम लोग पहले आइडियल सॉल्यूशन का जो है ग्राफ को रफ स्केच से ड्रॉ कर लेते हैं। और कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ हम लोग जो है डॉटेड लाइन से दिखाए हैं। तो डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट करता है वो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आइडियल सॉल्यूशन से ये कितना डेविएट करता है, कितना पॉजिटिव डेविएशन में जाता है, इसके लिए हम लोग ग्राफ को ये देखिए बोल्ड लाइन से जो कर्व जैसा है एलिवेटेड है ऊपर की ओर है ना, उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो देखिए यहां जो ये आइडियल सॉल्यूशन का जो डॉटेड लाइन से ग्राफ दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, यहां देख रहे हैं थोड़ा सा उठा हुआ है, कहने का मतलब वेपर प्रेशर वहां पर बढ़ रहा है, ठीक है, रिजल्टिंग वेपर प्रेशर। उसी तरह से हम लोग यहां भी देखिए PA के लिए ये एलिवेटेड है, PB के लिए भी यहां से यहां मिला देंगे ये एलिवेटेड है। तो ग्राफ में अगर एलिवेशन होगा, है ना,
आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से अगर एलिवेटेड होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, और आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से अगर डिप्रेस्ड होगा मतलब नीचे की ओर होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए होगा। ठीक है, वहां पर रिजल्टिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और ये हो गया सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल ही दिमाग में आपका आ जाएगा। तो यहां देखिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो रहा है बताइए, बढ़ रहा है पीए और पीबी से। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि पीएस इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। और यहां देख लीजिए पीएस इज लेस देन पीए प्लस पीबी होगा, क्योंकि रिजल्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहां पर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। और एजियोट्रॉप्स की जो बात होती है, अभी हम थोड़ा सा एजियोट्रॉप्स आपको पढ़ा लेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे इस ग्राफ के बारे में। ग्राफ तो मैंने पहले प्लॉट कर लिया है ना, क्योंकि जगह हमारे पास में था इसीलिए मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा है। तो थोड़ा सा एजियोट्रॉप्स आपको बता देंगे, तब जाकर के आप ग्राफ समझ पाएंगे। तो देखिए एजियोट्रॉप्स क्या होता है, कहता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इसको बोलते हैं। कहने का मतलब द सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स which boils at a same temperature without undergoing any change in composition। कहता है कि उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करता है, लेकिन वो जो है एक ही टेम्परेचर पर दोनों कंपोनेंट बॉयल करता है, तो उसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, या फिर उसका एक नाम क्या आ जाता है, एजियोट्रॉप आता है। तो एजियोट्रॉप बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दोनों कंपोनेंट के सर्टेन मास को हम लोग मिलाते हैं। अगर मास हम लोग सर्टेन नहीं करें, केयरलेसली ऐसे ही जो है बिना मास को कंसीडर किए हुए अगर हम मिला दें तो फिर वो एजियोट्रॉप नहीं बनेगा। वो क्या होगा, द कंपोनेंट विथ लो बॉइलिंग पॉइंट विल बॉयल फर्स्ट and the component having higher boiling point will boil later। वो बाद में बॉयल करेगा, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चूंकि अलग अलग है ना, तो अलग अलग टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा। लेकिन अगर हम उसका एक सर्टेन अमाउंट ले लें, प्रैक्टिकल है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ले लें और प्रैक्टिकली उसको हम लोग क्या करें, मिला दें, तो दोनों जो कंपोनेंट है वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करेगा। तो ऐसे कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप बोलते हैं, या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो कहता है कि ये दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला देखिए ये है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और ये दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहता है कि दैट बॉइल्स एट ए टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। कहने का मतलब वो जो बॉयल करेगा वो उस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा जिस टेम्परेचर पर उसका जो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट है, वो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से लोअर बॉइलिंग पॉइंट पर जो है वो क्या करेगा, बॉइल करेगा। जैसे देखिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल और वाटर का। अगर कहता है कि इथेनॉल और वाटर को हम लोग इस कंपोजिशन में ले लें, 95% इथेनॉल बाय मास ले लें या 5% वाटर बाय मास ले लें, दोनों को मिला दें, तो बताइए दोनों का एजियोट्रॉप जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 के, और ये 351 केल्विन जो होता है वो देखिए दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351.3 केल्विन, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई, 373 केल्विन, जो पहले से आप जानते हैं। लेकिन कहता है कि दोनों को अगर हम इस कंपोजिशन में मिला दें, कौन सा कंपोजिशन, 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर बाय मास अगर हम मिला देते हैं, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, और वो कितना होता है, 351 केल्विन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं
एजियोट्रॉप। लेकिन चूंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ये कम बॉइलिंग पॉइंट पर जो है ना, बॉइल करता है एजियोट्रॉप, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जनरली सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन जो होगा उसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना सकते हैं। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना सकते हैं किसको? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन को। ठीक है, अब यहां देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, कहता है दैट बॉइल्स एट ए टेम्परेचर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कहने का मतलब उस एजियोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट्स है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे देखिए यहाँ एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, किसका किसका ले रहे हैं? HCl का और वाटर का। HCl यहाँ पर 22% हम लोग ले लिए बाई मास और यहाँ पर वाटर ले लिए 78% बाई मास, है ना। तो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नियरली 188 केल्विन है और वाटर का तो वही फिक्स्ड है, आप जान रहे हैं 373 केल्विन। ठीक है, अब दोनों को अगर हम इस रेशियो में मिला दें, इस कंपोजिशन में मिला दें, 22% HCl और 78% वाटर जो लिखा हुआ है उसमें अगर मिला दें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप जो होगा 383 केल्विन होगा, जो दोनों कंपोनेंट HCl और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहता है कि भाई किस तरह का सॉल्यूशन जो है ये शो करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाएगा और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन जो होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एजियोट्रॉप्स पढ़ लेते हैं। अब तुरंत हम लोग यहाँ ग्राफ पर आ जाते हैं, क्योंकि ग्राफ का पार्ट जो है हमारा छूटा हुआ था एजियोट्रॉप के लिए। ऐसे बुक में बहुत कम मिलेगा एजियोट्रॉप का ग्राफ, लेकिन फिर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए उसी तरह का हमने क्या लिया, वेपर प्रेशर लिया और मोल फ्रैक्शन के बीच में दोनों कंपोनेंट का जो है हम ग्राफ ड्रॉ किए। तो देखिए दोनों का चूंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, वहां पर वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने PA0 या चाहे इसको बोलिए P0 है और P0B को जो है सेम हाइट पर रखे हैं। तो सेम हाइट का मतलब सेम वेपर प्रेशर हो गया दोनों का, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका आपने एक सर्टेन कंपोजिशन लिया, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है तो वेपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर जो है PA प्लस PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा दोनों को मिला देंगे हम लोग तो उसके, है ना। लेकिन यहां देखिए ये एजियोट्रॉप की बात हुई। अब एजियोट्रॉप में जो पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन का जो हमने दिखाया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो इसके लिए अलग हो सकता है। ये केवल एजियोट्रॉप्स के लिए, चाहे पॉजिटिव डेविएटेड हो या नेगेटिव डेविएटेड हो, ये हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एजियोट्रॉप्स के लिए जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो आराम से आप वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका एजियोट्रॉप्स एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। न्यूमेरिकल की बात जो हम करेंगे तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि रॉल्ड्स लॉ भी है, उधर हेनरीज लॉ है। एक बार हम न्यूमेरिकल्स का ही क्लास रखेंगे जिसमें जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किया हुआ है उस सब पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो तब तक हम लोग जरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में थ्योरेटिकली आगे बढ़ जाते हैं, फिर न्यूमेरिकली जो होगा वो किसी और क्लास में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है सॉरी।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन आता है, मैंने तो लिखा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हम अपने लेक्चर में डेफिनेशन तो बोलते ही हैं, लिखते कुछ कम है उसमें, क्योंकि वो जो होता है वो कभी कभी फॉर्मूला से ही डेफिनेशन डिराइव हो जाता है, जो कई बार हमने किया हुआ है। लेकिन आपको हमने एश्योर भी किया है कि हमारा जो ये केमिस्ट्री माय ड्रीम चैनल है ना, जिस पर मैं काम कर रहा हूं, इसमें सारा कुछ आपका जो है नोट्स वगैरह भी हम टाइम टू टाइम सेंड कर देंगे। तो नोट्स के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर डिटेल नोट्स भी मिल जाएगा। लेकिन आजकल तो आप जानते हैं सारा चीज कॉन्सेप्चुअल हो गया है ना, तो पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए और नोट्स अपना जो है तैयार करते रहेंगे। अपने से भी कर सकते हैं और मेरे चैनल पर भी आपको नोट्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच मेनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर? तो कहता है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, मोल पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो कौन कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है भाई हमारे पास में? तो पहला हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, उस पर जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, है ना। तो जैसे टाइम मिलेगा वो सारा काम हम लोग करेंगे। तो पहला देखिए क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, यहां तो लिखा हुआ है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां लिखे हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कहता है कि ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये हमने लिखा हुआ है। अब बताइए कोई आपसे पूछ दे कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, तो बताइए क्या इस फॉर्मूला से आप डेफिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, हाउ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से आता है, जहां पर हम लोग लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो वहां एक और क्वेश्चन होता है कि हाउ विल यू डिफाइन रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब भी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपसे पूछे तो आप जो है ना, इसी फॉर्मूला से उस स्टेटमेंट को डिराइव कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, और एक्स बी जो है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो इसीलिए दोनों को हम लोग स्टेटमेंट में फ्रेम कर देंगे और वो हो जाएगा रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहता है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड विथ ए प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, है ना। तो अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज क्या क्यों करता है भाई, इसके लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज व्हेन इट इज एडेड विथ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सिंपल आंसर आप देंगे बिकॉज सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज कवर्ड बाय what non-volatile solutes, that's why resulting vapor pressure of the solution decreases or the vapor pressure of solvent in solution decreases, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं lowering of vapor pressure। तो lowering of vapor pressure is represented by P naught A minus PA, क्योंकि आप जानते हैं कि P naught A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, और Pa जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन अगर इस लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कहता है कि इसमें कैलकुलेशन फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं आपके लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ऊपर से भी हम क्लोज कर दें। ये पूछता ही है कि मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालने के लिए आप रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए सिंपली हमने लिखा हुआ है, ये फिर यहां से ले लिए P नॉट ए माइनस PA बाय P नॉट ए, और XB को तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, वो मैंने पहले भी आपको मोल फ्रैक्शन में बताया हुआ है। तो NB बाय ये क्या हो जाएगा, NB प्लस NA। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको पलट देते हैं, है ना। तो इक्वेशन में अगर लेफ्ट में आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसमें भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा। तो इसको हम P नॉट ए बाई P नॉट ए माइनस PA कर दिए, और इसको जैसे ही आप पलटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस NA बाई NB, और उस 1 को हम लोग किस में ले आए, लेफ्ट साइड में ले आए। तो अगर आप, ये सिंपल मैथ है, अगर मैथ के स्टूडेंट आप हैं तो आपको तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है। लेकिन आप बायो के भी अगर स्टूडेंट है तो ये सिंपल मैथमेटिक्स तो आप क्लास 10 तक खूब पढ़े हैं, इसीलिए आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रफ पर आप इसको करके देख लेंगे, है ना। तो याद रहे कि पहले हम लोग इस इक्वेशन का जो टर्म है इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, है ना। जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में कर देते हैं, तो राइट साइड में भी जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये देखिए अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, बताइए P नॉट ए बाई P नॉट ए माइनस PA -1 इज इक्वल टू NA बाई NB। और इसी में अगर हम LCM वगैरह लेकर के आगे बढ़ाएं तो ये सब तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। P नॉट ए माइनस P नॉट ए प्लस PA बाई P नॉट ए माइनस PA हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको आप गिवन मास बाय मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गिवन मास जो है WA जो होता है वो सॉल्वेंट के लिए मास है, और कैपिटल A में जो लिखते हैं वो मोलर मास होता है। तो बताइए NA को आप लिख सकते हैं ना WA बाई M है, होल डिवाइडेड बाय NB को लिख सकते हैं WB बाई MB। तो फाइनली MB का जो रिलेशन होगा, है ना, अदर टर्म्स के साथ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, PA इंटू MA इंटू WB होल डिवाइडेड बाई P नॉट ए माइनस PA इंटू WA, है ना। तो इस हिसाब से हमको MB का रिलेशन हो गया, MB का जो है एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर ये सब वैल्यूज दिया हुआ हो PA का, MA का, WB का, है ना, और P नॉट ए का, WA का, तो आप MB आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर